हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान में सिंचाई के स्रोत एवं सिंचाई परियोजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सिंचाई का महत्व राजस्थान में इसीलिए अधिक है क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक विविध प्रकार की है। लगभग 61% भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, 9% भाग है वो यानी कि 3% भाग लगभग पर्वतीय क्षेत्र है और 23.3% पूर्वी मैदानी क्षेत्र ही है। बाकी का भाग है वो पठारी भाग है। इस प्रकार की भौगोलिक जो विविधताएं हैं, विचित्र प्रकार की जो विविधताएं हैं, और यहाँ जो मानसून की बारिश होती है वो बिल्कुल कम होती है। पश्चिमी राजस्थान के खासकर यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मानसून की वर्षा बहुत कम होती है। हर 2-3 साल के बाद में अकाल पड़ता रहता है। वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता, अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित होना, ये ऐसे कारण हैं जो सिंचाई के लिए बहुत महत्व रखते हैं, जिनके लिए सिंचाई के संसाधन होना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान में जो सिंचाई के स्रोत है वो अभी भी कम है। अधिकांश कृषि 70% कृषि है वो वर्षा आधारित है। इसी कारण राजस्थान की कृषि यानी सिंचाई की दृष्टि से, सिंचाई संसाधनों की दृष्टि से इनका महत्व और लोकप्रियता अधिक रहती है। राजस्थान जहाँ वर्षा न्यूनाधिक रूप में और उनकी मात्रा अनिश्चित है, राज्य के आधे से अधिक भाग मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय शुष्क दशाएं प्रभावी रहती है। सूखे और अकाल का प्रकोप होता रहता है। अतः यहाँ सिंचाई का सर्वाधिक महत्व है और राज्य में कृषि, उद्योग, पीने के पानी हेतु जल की आवश्यकता भी अत्यधिक रहती है। यहाँ की कृषि का मूल आधार सिंचाई ही है। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ अनेक छोटी छोटी राज्यों और रियासतें हुआ करती थी। उनमें सामंजस्य का अभाव था, साधन भी सीमित थे, अतः वृहद सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वित नहीं हो सका है। किंतु उस समय भी कुओं, तालाबों, नदियों के जलों से सीमित रूप से सिंचाई की जाती थी। उस समय भी कतिपय राज्यों यानी कि राज्य में तालाबों, झीलों से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, किंतु उनका स्वरूप इतना व्यापक नहीं था। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कदम है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाकर उठाया था। गंगा नहर ने गंगानगर के मरुस्थलीय प्रदेश को हरा भरा कर उसे एक कृषि प्रदेश में परिवर्तित कर एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि मरुस्थलीय धरती को जल उपलब्ध हो जाए तो वह सोना उगलना लगती है। इसी संकल्पना पर इंदिरा गांधी नहर का भी निर्माण किया गया है और स्वतंत्रता के बाद में राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है और जिसके फलस्वरूप सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त विकास भी हुआ है। राजस्थान राज्य है वो ये देश का 11% कृषि योग्य भूमि है, यानी राजस्थान में कुल देश की 11% कृषि योग्य भूमि है। राज्य में 50% सिंचित क्षेत्र है जबकि 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। यदि राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख संसाधन देखें वर्तमान में वर्ष 2018 के अंदर, तो सिंचाई के प्रमुख संसाधनों में जैसे नहर है, नहर से
कुल सिंचाई का 24.45% भाग नहरों से सिंचाई होती है, यानी कुल का 24.45% भाग नहरों से सिंचाई होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा, बारा, जैसलमेर, कोटा व टोंक राज्य में होती है, इन जिलों में होती है। तो राज्य के अंदर ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा, बारा, जैसलमेर, टोंक और कोटा ज़िले हैं जिनमें सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। वैसे प्रत्येक ज़िले के अंदर नहरों से लगभग सिंचाई होती है, कुछ एक ज़िलों में नहीं भी होती है, लेकिन अधिकांश सिंचाई है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ इन ज़िलों में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। और सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है वो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी श्री गंगानगर में है, जहाँ लगभग 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। इसके बाद में अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक और बीकानेर जिलों में भी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पड़ता है। दूसरा जो नलकूपों से हैं, तो राजस्थान में नलकूपों से सिंचाई 41.91% होती है। कुल सिंचित क्षेत्र का 41.91% सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है और कुओं से 31.62% सिंचाई होती है, यानी 31.62% भाग पर कुओं से सिंचाई होती है। कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई है वो राजस्थान में अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, बारा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और कोटा ज़िलों में होती है। तालाब से भी राजस्थान में सिंचाई होती है, ये भी सिंचाई का स्रोत है। तो तालाब में केवल भीलवाड़ा ज़िले में ही तालाब से सिंचाई होती है और सिंचाई का अन्य जो स्रोत है, जलाशय वगैरह जो भी है, वो 1% है। तो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख जो संसाधन हैं उनमें नहरें, नलकूप, कुएं, तालाब और अन्य जलाशय आते हैं और इनके माध्यम से सिंचाई होती है। राजस्थान के अंदर यदि कुओं और कुओं से जो परंपरागत सिंचाई के साधन थे वो मानवीय और पशुओं के द्वारा जल की निकालकर सिंचाई की जा रही थी, लेकिन वर्तमान के अंदर ज़्यादातर कुओं और ट्यूबवेलों में यानी नलकूपों के अंदर यानी विद्युत शक्ति से, पावर से सिंचाई की जाती है और उनमें अधिकांश सिंचाई के लिए ज़्यादातर फुहारा पद्धति या बूंद बूंद ड्रिप पद्धति भी अपनाई जाती है, ताकि पानी का यानी कि अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। पेयजल के लिए भी कई प्रकार की राज्य में योजनाएं चली है। यदि अपन तालाब देखें तो तालाबों के अंदर राजस्थान में तालाब सिंचाई का प्रचलन प्राचीन से ही रहा है। वर्षा के जल को निचले गर्त या एक सिरे पर बांध बनाकर, दीवार बनाकर एकत्रित कर लिया जाता था और कहीं कहीं प्राकृतिक गर्तों में भी पानी एकत्रित हो जाने से स्वतः तालाब का रूप ले लेते थे, जबकि अन्य अवरोध से बनाकर वर्षा काल के अंदर बहाकर आने वाले पानी को एकत्रित किया जाता था। उनसे नहरें निकालकर यानी कि सिंचाई होती थी। तालाब के क्षेत्र को यानी कि खुदाई कर और गहरा भी किया जाता है और ताकि उसमें वर्ष भर पानी है वो रह सके। किंतु अधिकांश तालाबों में वर्षा काल और उसके 4 या 5 महीने तक ही जल रहता है, उसके बाद में ये सूख जाता है। तालाब के निर्माण और जल संग्रहण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थल भी होते हैं, जहाँ भूमि पथरीली होती है या 3 या 4 ओर से उच्च भूमि या पहाड़ी हो या भूमि में जल का रिसाव ना हो,
ऐसी भौगोलिक दशाएं होती है वो तालाब बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं राजस्थान में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में होने के कारण तालाबों की संख्या भी अधिक है और वह तालाबों से सिंचाई होती है। राजस्थान में सिंचाई के लिए बहुत सारी परियोजनाएं बनी हैं और उन परियोजनाओं को अपन यानी 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना है। प्रमुख सिंचाई जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है उसमें चंबल परियोजना है, माई बजाज सागर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये राजस्थान की यानी कि बड़े स्तर की या बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कहलाती है। इन सिंचाई परियोजनाओं में सबसे प्रमुख है जो है यानी कि चंबल परियोजना है। तो ये चंबल परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सिंचाई और विद्युत के उत्पादन को प्राथमिक उद्देश्य में रखा गया है। तो इसके अतिरिक्त पेयजल पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाव, मछली पालन करना, वृक्षारोपण आदि उद्देश्य को भी इसके क्रियान्वयन में दृष्टिगत रखा गया। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी राजस्थान में इनका 50% भागीदारी है। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% की भागीदारी से चंबल परियोजना बनाई गई है और इस योजना को 1950 में केंद्रीय जल शक्ति बोर्ड ने स्वीकृति की। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर बांध का निर्माण कर इसके जल की सिंचाई और विद्युत उत्पादन में उपयोग करना है। चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो इंदौर के पास मऊ जिले में यानी विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित जना पाव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये नदी निकलती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये होती हुई यानी 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के पास में ये यमुना में मिल जाती है। इस नदी की ये विशेषता है कि इसकी घाटी गहरी और संकरी है जिस पर बांध बनाना सरल है तथा इसका तल भी पथरीला है। इस नदी में प्राकृतिक जलप्रपात है जिसका उपयोग संभव है। चंबल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें वर्ष पर्यंत जल रहता है जो सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। चंबल एक उपजाऊ प्रदेश से प्रभावित होती है, अतः सिंचाई का जल कृषि विकास में पर्याप्त सहायक है। इन्हीं समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम योजना काल में इस योजना के प्रस्ताव को न केवल अनुमोदित किया गया अपितु इसको क्रियान्वित भी किया गया है और चंबल परियोजना जो है ये 3 चरणों में पूर्ण हुई है। सबसे पहले यानी इसके प्रथम चरण है। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध एवं विद्युत गृह, कोटा सिंचाई बांध जिसको कोटा बैराज कहते हैं, इन पर यानी कि इन 2 बांध का निर्माण किया गया तथा इनके दोनों ओर नहरों का भी निर्माण किया गया। तो चंबल जो नदी है इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। इसमें ये जो बांध है 84 गढ़ के पास में यानी कि ये गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और प्रथम चरण में इस बांध का निर्माण किया गया, जल विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया और इस बांध के दोनों ओर नहरें निकाली गई जो मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। इसके अलावा प्रथम चरण में कोटा बैराज जो कोटा में स्थित है, इसको कोटा सिंचाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध का और कोटा बैराज का निर्माण प्रथम चरण में किया गया। इन कोटा बैराज से भी कोटा जिले और बूंदी, टोंक
बारा आदि में सिंचाई होती है, तो इनसे भी नहरें निकाली गई है। दूसरे चरण के अंदर इनके अंदर राणा प्रताप सागर इस बांध का निर्माण किया गया, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राणा प्रताप सागर जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। और तीसरे चरण के अंदर जो जवार सागर बांध का निर्माण किया गया, जवार सागर जो कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है। तो चंबल नदी परियोजना पर 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें 3 बांध है वो राजस्थान में स्थित है, जबकि गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर जो बांध है और उसका राणा प्रताप विद्युत गृह का भी निर्माण कार्य किया गया। तीसरे चरण में जवार सागर बांध और जवार सागर विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया है। तो चंबल नदी के अंतर्गत गांधी सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित 84 गढ़ दुर्ग से 8 किमी नीचे किया गया है। इसकी लंबाई जो गांधी सागर बांध है, इसकी लंबाई 513.50 मीटर है। ये 62 मीटर ऊंचा है और भराव क्षमता इसकी 580 वर्ग किमी है। इस बांध का निर्माण 1959 में पूर्ण हुआ था और 1.15 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन भी इस बांध से होता है। तो ये प्रमुख जो बांध है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, मंदसौर जिले में। कोटा बैराज बांध है। देखो, कोटा बैराज बांध कोटा नगर के निकट चंबल नदी पर 1954 में किया गया था, जिसे कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। इसे कोटा सिंचाई बांध भी कहते हैं। ये बांध 438 मीटर लंबा है। कोटा बैराज 438 मीटर लंबा है, 42 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त पानी की निकासी हेतु इसमें 16 द्वार बनाए गए हैं। बांध के दोनों ओर सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई है। बाईं और नहरें हैं वो लगभग 425 किमी लंबी है, जिसकी जल क्षमता 6600 क्यूसेक है। इस नहर का 127 किमी भाग तो राजस्थान में पड़ता है और 298 किमी भाग मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नहरों की लंबाई 560 किमी है। बाहीं नहर 65 किमी के पश्चात मेजा नदी में मिला दी गई है। जो इनके दाईं ओर से नहर निकाली गई है वो 65 किमी के पश्चात मेजा यानी कि नदी में मिला दी गई है। इसकी जल क्षमता 1270 क्यूसेक है और इन बाईं और दाईं दोनों नहरों से कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। राजस्थान का दूसरा जो प्रमुख यानी कि बांध है कोटा बैराज के बाद राणा प्रताप सागर, जिसका निर्माण चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा स्थान पर किया गया। इसकी लंबाई 1100 मीटर है और ऊंचाई 37 मीटर है। बांध के ठीक नीचे 2 विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया है। और नेक्स्ट जो जवार सागर बांध है, जवार सागर बांध कोटा बैराज से 16 किमी दूर बोरवाश गांव के निकट स्थित है। ये बांध 440 मीटर लंबा, 45 मीटर ऊंचा है। यहाँ 33 यानी 1000 किलोवाट के 3 विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई है। तो इस प्रकार चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल घाटी परियोजना ने इस प्रदेश के संपूर्ण स्वरूप की कायाकल्प कर दी है। विद्युत उत्पादन में जहां कोटा एक औद्योगिक केंद्र बन गया है, वहीं सिंचाई सुविधाओं ने भी इस प्रदेश को एक कृषि प्रदेश बना दिया है, जहां खाद्यान्नों के साथ अनेक व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। चंबल कमांड क्षेत्र में अनेक जलो उत्थान परियोजना प्रारंभ की गई है। इस प्रकार 21 जलो उत्थान परियोजनाओं से सिंचाई और कृषि का विस्तार हो रहा है।
वास्तव में चंबल परियोजना एक बहुमुखी योजना है जो प्रदेश को विविध प्रकार से लाभान्वित कर रही है। तो ये इस योजना के कुछ महत्व थे। इसके अलावा इस योजना के अगर लाभ देखें तो लाभ में पहला है जो विद्युत का उत्पादन। तो इस परियोजना से 3.86 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। और दूसरा है यानी कि सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। तो कोटा बैराज से निकाली गई दोनों नहरों से राजस्थान और मध्य प्रदेश में 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई से कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई है। इनके अलावा बाढ़ से मुक्ति भी मिली है। इस योजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण की सहायता भी मिली है और बाढ़ से होने वाले नुकसान की मुक्ति भी मिली है। मिट्टी के कटाव पर रोक भी लगी है, यानी चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के कटाव एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, क्योंकि वहाँ उत्खात भूमि अधिक है और बीहड़ क्षेत्र अधिक विकसित हो रहे हैं। अवनालिकाएँ अपर्दन अधिक होता है, जिससे वहाँ बांध निर्माण होने से ये मिट्टी का कटाव नियंत्रित हुआ है। इसके अलावा वृक्षारोपण और चारागाहों का भी विकास हुआ है, कृषि का भी विकास हुआ है। खाद्यान्न, तिलनों, दलहन का उत्पादन जो पूर्व में 2 लाख टन था, अब इस क्षेत्र में 15 लाख टन से भी अधिक हो गया है। इसके अलावा मत्स्य जो पालन है, वृत्त जलाशयों और नहरों में मत्स्य पालन भी प्रारंभ हुआ है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए की आय में वृद्धि भी हुई है और इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के लिए एक कायाकल्प करने वाली और आर्थिक और सामाजिक और रोजगार उन्मुखी योजना है जो चंबल परियोजना है।